गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि आप मेरे से परिचित हैं और मैं रतनगढ़ में जो सबसे अच्छा स्कूल है, रतनगढ़ का जो सबसे बेस्ट स्कूल है श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें कक्षा 10 में आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको नोट्स के माध्यम से सामाजिक विज्ञान है वो पढ़ाई जा रही है। रतनगढ़ का जो सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे बेस्ट स्कूल है, वो रघुनाथ स्कूल आपको ये सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, जिसके तहत नोट्स के माध्यम से, बिंदुओं के माध्यम से आपको सामाजिक विज्ञान है वो घर बैठे आपको पढ़ने का मौका है वो मिल रहा है। हमारा जो दूसरा अध्याय है वो लगभग अनवरत चलता जा रहा है। कल हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा बिंदु है वो अकबर है। अकबर को पढ़ने से पहले अकबर की गिनती मुगल सम्राटों में सबसे अच्छे बादशाह के रूप में की जाती है। अकबर को महान भी कहा जाता है, अकबर महान। तो अकबर की गिनती है वो मुगल सम्राटों में सबसे अच्छे बादशाह के रूप में मानी जाती है कि अकबर सबसे महान सम्राट था, महान शासक था। तो जैसा कि आपको बच्चों पता है, अकबर हुमायूं का पुत्र था, हुमायूं का उत्तराधिकारी था। अकबर का जन्म अमरकोट में, पाकिस्तान में आजकल, इसके किले में 1542 में हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ 1542 में अकबर का है वो जन्म हुआ था। हुमायूं का पुत्र था अकबर, और 1542 में अकबर का जन्म हुआ। 13 वर्ष की मात्र छोटी सी आयु में 14 फरवरी 1556 को 14 फरवरी 1556 को कलानौर में एक ईंटों के ताबूत पर या ईंटों के सिंहासन पर बिठाकर बैराम खां ने अकबर को उत्तराधिकारी घोषित किया। बैराम खां जो अकबर की ओर से उसे नियुक्त किया गया संरक्षक था, जिसे अकबर की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। तो 14 फरवरी 1556 को कलानौर में एक ईंटों के सिंहासन पर बिठाकर उसका राज्याभिषेक या उसे उत्तराधिकारी है वो घोषित किया गया। उसे मुगलों का उत्तराधिकारी है वो बनाया गया। उसे मुगलों के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दे दी गई। जैसा कि बच्चों आपको पता है, बैराम खां उसका संरक्षक बनाया गया। अफगान सेनापति हेमू और मुगल प्रतिनिधि बैराम खां के मध्य, अफगान सेनापति हेमू और मुगल सेनापति बैराम खां के मध्य जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है वो 5 नवंबर 1556 में हुई। 5 नवंबर 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। जैसा कि बच्चों आपको पता है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, और इस युद्ध के बाद भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो अफगान प्रतिनिधि हेमू और अकबर के सेनापति बैराम खां के बीच नवंबर 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें गर्दन पर तीर लगने से हेमू बेहोश हो गया। जिसमें गर्दन पर तीर लगने से हेमू था वो बेहोश हो गया और अफगानों की पराजय हुई थी। अफगान पराजित हो गए थे। हेमू था, उसके गर्दन में तीर लग गया, जिसके कारण हेमू विक्रमादित्य की हार हुई थी और अफगानों की पराजय हो गई थी। अफगानों की पराजय है वो निर्णायक पराजय इस युद्ध से हुई थी। हेमू बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का सुयोग्य हिंदू सेनापति था। हेमू था वो बिहार के जो अफगान सेनापति था, मोहम्मद आदिल शाह उसका योग्य सेनापति था, वो हिंदू था। वह 22 युद्धों में लगातार विजय प्राप्त कर सका था। हेमू था, उसका सेनापति के रूप में जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो बहुत शानदार था। उसने लगातार 22 युद्धों में जीत प्राप्त की थी। लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध में, या पानीपत के द्वितीय युद्ध में, द्वितीय युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में उसे मुगल सेनापति बैराम खां से, मुगल सेनापति बैराम खां से हार का सामना करना पड़ा या पराजय का सामना करना पड़ा। तो नवंबर 1556 को पानीपत का
द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें हेमू विक्रमादित्य के गर्दन में तीर लग गया, जिसके कारण वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद अफगानों की हार हो गई और अफगानों का दिल्ली पर अधिकार करने का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, मैंने आपको दो बता दिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसके युद्ध के बाद भारत में मुगलिया सल्तनत या मुगलिया वंश की स्थापना हुई। जबकि पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैराम खां के द्वारा हेमू को पराजित कर दिया गया और भारत में अकबर की सत्ता है वो स्थापित हो गई। अफगानों के रूप से अब उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं था। अफगानों के रूप में उसे अब किसी भी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। जैसा कि बच्चों आपको पता है, अकबर ने अपने सेनापति बाज बहादुर से मालवा, चुनार का किला और गोंडवाना का किला जीता। संगीत प्रेमी बाज बहादुर से, तो अकबर ने बाज बहादुर से, जो संगीत प्रेमी था, उससे मालवा, चुनार का किला और गोंडवाना का जीता। उसने सुरजनहाड़ा से रणथंबोर का दुर्ग भी जीत लिया। राजा रामचंद्र ने कालिंजर का किला है वो अकबर को सौंप दिया। 1570 में मारवाड़ और बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए और मुजफ्फर शाह से गुजरात और दाऊद खां से बंगाल का क्षेत्र भी अकबर ने छीन लिया। महाराणा प्रताप, जिसे राजपूतों का सबसे यशस्वी, भारत के महानतम शासकों में, हिंदू शासकों में से गिना जाता है, जिसे महानतम राजपूत शासक भी कहा जाता है, तो महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह, अकबर के सेनापति मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में जो मुगल सेना आई थी, उसके साथ 18 जून 1576 में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। मैंने अंडरलाइन लगा दी है, हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध है वो 18 जून 1576 में हुआ था, जिसमें मुगलों को निर्णायक विजय नहीं मिली। मुगल अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहे, मुगलों को निर्णायक सफलता नहीं मिली। मुगलों को सफलता है वो नहीं मिली। मुगल सेना के वापस जाते ही प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने अपने से हाथों से जो क्षेत्र निकल गए थे उन पर पुनः कब्जा कर लिया, उन्हें वापस जीत लिया। सामंतों को अपनी जागीरें भी प्रदान की थी। काबुल, मिर्जा हकीम, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, कंधार, खालिद पर अकबर की मुगल सेना ने निर्णायक जीत प्राप्त की थी। अकबर ने खानदेश का नाम धनदेश रखा था। अकबर ने खानदेश का नया नाम निकाला जिसका नाम धनदेश रखा गया था। धनदेश है वो खानदेश का नाम था, तो अकबर ने खानदेश का नाम बदलकर धनदेश कर दिया या धनदेश के रूप में उसे परिवर्तित कर दिया। 1600 में अहमदनगर पर उसने विजय प्राप्त की थी। चांद बीबी के प्रबल प्रतिरोध का सामना करते हुए 1600 में उसने अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। 1601 में असीरगढ़ पर मुगल अधिकार हो गया। 1601 में असीरगढ़ के दुर्ग पर भी मुगलों का अधिकार हो गया। यह अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी। यह अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी जो अकबर ने हासिल की थी। अकबर की अंतिम विजय थी वो 1601 में असीरगढ़ के दुर्ग में उसे प्राप्त हुई थी। असीरगढ़ के किले से उसे प्राप्त हुई थी। जैसा कि आपको बच्चों बताया गया है, उसने मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में उज़्बेकों के विद्रोह कर दिया था। अकबर ने उज़्बेकों के दोनों विद्रोह को कुचल दिया। 1584 में गुजरात के विद्रोह को कुचलने के कारण अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी गई। यूसुफ जइयों के हमले के समय राजा बीरबल की मृत्यु हो गई। अकबर स्वयं 1605 में लंबी बीमारी के बाद, अकबर 1605 में उसकी एक लंबी बीमारी हो गई थी जिसके कारण लंबी बीमारी से जूझते हुए 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। तो 1601 में सीरगढ़ के दुर्ग पर उसकी अंतिम जीत थी। 1605 में एक लंबी बीमारी से पीड़ित होते हुए, एक लंबी बीमारी से दुखी होते हुए अकबर की
1605 में मृत्यु हो गई। 1605 में अकबर है वो उसकी डेथ हो गई। उसे सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया था। उसके मकबरे पर हमें बौद्ध निर्माण कला शैली का विकास दिखाई देता है। अकबर ने गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुलाया और उसने धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना बनवाया था। धार्मिक चर्चा के लिए 1575 में अकबर ने इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया था। 1581 में उसने दीन इलाही नामक एक नया धर्म चलाया था। 1581 में उसने दीन इलाही नाम से एक नया धर्म चलाया था, जिसे स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति था वो बीरबल था। जिसे स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति था वो बीरबल था। शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल या मुजद हिंद घोषित किया। सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय को संरक्षण दिया। अकबर ने लाहौर और आगरा में ईसाइयों को गिरजाघर बनवाया। उसने जैन मुनि हरि विजय सूरी से जगत गुरु की उपाधि से संरक्षण प्रदान किया। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित अब्बुल फजल था, जो अकबर का प्रमुख कवि या लेखक था। 1583 में अकबर ने इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर भी जारी किया था। 1583 में अकबर ने इलाही संवत के नाम से एक नया संवत भी प्रचलित किया था, एक नया संवत भी चलाया था। तो हम देखते हैं कि अकबर के बारे में अकबर ने किस प्रकार विजय प्राप्त की थी। राजपूतों के प्रति अकबर ने उदार नीति अपनाई थी और अकबर ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा राजपूतों की शक्ति को अपने अधीन करने का कार्य किया। वैवाहिक संबंधों के द्वारा और शक्ति प्रदर्शन के द्वारा राजपूत थे वो मुगलों के विश्वसनीय बन गए। अकबर ने राजपूतों के बड़े बड़े ओहदे दिए, बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया। अकबर के काल में राजपूत थे। राजपूतों के साथ अकबर ने न केवल वैवाहिक संबंध स्थापित किए, बल्कि अकबर ने उन्हें मनसबदारों के रूप में उच्च पदों पर नियुक्त किया और उन्हें सैनिक अभियानों के रूप में भी भेजा। तो अकबर के काल में राजपूत मुगल मैत्री थी वो घनिष्ठ हो गई थी। राजपूत है वो मुगलों के एक तरीके से सैनिक कमांडर बन गए और सैनिक सेवा के रूप में राजपूतों ने मुगलों को काफ़ी सेवाएं प्रदान की थी। अकबर के साथ संधि करने वाला पहला जो राजपूत शासक था वो भारमल था। उसने भगवान दास और राजा मान सिंह को दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया था। अकबर के साथ सबसे पहले संधि करने वाला राजपूत राजा कच्छावा भारमल था। इसके बाद भगवान दास और मान सिंह को भी अकबर ने अपने दरबार में उच्च पद देकर सुशोभित किया, उन्हें उच्च पद से विभूषित किया। इसके साथ ही अकबर ने कई राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध है वो भी जोड़े, जिसके तहत उसने विवाह के द्वारा राजपूत कन्याओं को अपने दरबार में उन्हें सुशोभित किया। इसके अतिरिक्त उसने जो राजपूत थे उनको मुगलों के उच्च पदों पर नियुक्त किया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के राजपूत वंशों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन वे पृथक बने रहे। 1564 में अकबर ने 1564 में रानी जोधा जो अकबर की पत्नी थी, राजपूत थी, रानी जोधा के प्रभाव से अकबर ने 1564 में जजिया कर है वो समाप्त कर दिया। हिंदुओं पर लगने वाला जो जजिया कर है उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अकबर ने जजिया कर है वो वापस ले लिया। इसके साथ ही हम देखते हैं फतेहपुर सीकरी 1569 से लेकर 1584 तक शाही राजधानी बनी रही। 1569 से लेकर 1584 तक मुगलों की राजधानी वो फतेहपुर सीकरी रही थी, जो आगरा से लगभग उत्तर पूर्व में पड़ती है। और फतेहपुर सीकरी है वो 1569 से लेकर 1584 तक मुगलों की राजधानी बनी रही। मुगलों ने इसे अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। यहाँ पर अकबर ने बुलंद दरवाज़ा जो मस्जिद के दक्षिण द्वार पर है, यह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा जो मस्जिद के दक्षिण द्वार पर है, यह उसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण है वो गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण है वो अकबर ने करवाया था। तो उसने बुलंद दरवाज़ा बनाया जो मस्जिद के दक्षिण द्वार पर था।
यह अकबर ने गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनाया था। गुजरात विजय की उपलब्धि के लिए उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है अकबर, उसको मैंने बिंदुओं के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, फिर कह रहा हूँ मैं बिंदु या नोट्स के माध्यम से आपको लिखा रहा हूँ। आपको सेम एज, आपको हूबहू इन नोट्स को लिखना है, आपको याद करना है, समझना है। ये आपका होमवर्क है। इसको आप फेयर कॉपी में उतारना शुरू कर दें। आपकी कॉपी कभी भी मंगाई जा सकती है। जिन्होंने काम कर लिया वो अपनी कॉपी स्कूल में भेज दें ताकि मैं उन कॉपियों को चेक कर सकूं। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।